हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसमें हर बच्चा परेशान है। 70th मेंस का एग्ज़ाम आपका 25 को है और हर बच्चा ये प्रश्न उठा रहा है कि सर मैं रिवीजन को फास्ट कैसे करूँ। मुझे बहुत टाइम लग रहा है रिवीजन में, मैं भूल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ भी याद नहीं है। सर मैं डर रहा हूँ कि मैं क्या अपना पूरा रिवीजन भी कंप्लीट कर पाऊंगा। तो मैं आपको एक आज ऐसी टेक्निक बताना चाह रहा हूँ जो मैं अपने पढ़ाई के समय यूज करता था। मुझे नहीं पता कि आपके कितने काम आएगा, बट मेरा मानना है कि आप यदि इसे फॉलो करते हैं तो रिवीजन फास्ट होता है और आपके दिमाग में माइंड मैप बनता है। तो मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, एक चैप्टर का। तो आइए शुरू करते हैं। आप जहां भी अपने कमरे में हो, अपने लाइब्रेरी में हो, यदि कमरे में है, यदि टेबल डेस्क है तो टेबल चेयर पे बैठ जाइए, नहीं तो बेड पे बैठ जाइए। यदि लाइब्रेरी में है तो आप अपने चेयर पे बैठ जाइए और मैं जिस पोजीशन में हूँ इसमें कंफर्टेबल है तो इसमें बैठिए, नहीं तो चेयर पे बैठ जाइए। तो आइए हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मैं पॉलिटी के पहले चैप्टर को आज रिवाइज करके दिखा रहा हूं कि कितने कम समय में मैं अपनी चीजों को रिवाइज कर सकता हूं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आराम से अपनी आंख को बंद कर लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। तो हम देखिए कि पहले पॉलिटी में पढ़ना क्या क्या है, चैप्टर्स क्या क्या है। ये हमको काम आएगा एसए में भी। जब हमको पॉइंट्स कलेक्ट करना होगा तो अलग अलग चैप्टर से हमको रिकॉल करना होगा। तो पहले हमको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है। तो हम देखें तो सबसे पहले यदि हम पॉलिटी के 10 साल के पीछे के पैटर्न को देखें तो लगता है कि इन इन चैप्टर्स को करना इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन से पहले उसकी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, तो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा तीसरा प्रियम्बल, चौथा फेडरलिज्म, पांचवा आपको फंडामेंटल राइट, छठा डीपीएसपी, सेवेंथ आपको सेंटर स्टेट रिलेशन, एट्थ डेमोक्रेसी, नाइन्थ पार्लियामेंट, टेंथ आपको एग्जीक्यूटिव जिसके अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर, और उसके बाद 11th चैप्टर में आप देखेंगे इलेक्शन, फिर जुडिशियरी एंड लास्टली पॉलिटिकल पार्टीज। तो ओवरऑल ये 13 चैप्टर आपको दिमाग में होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चैप्टर दिमाग में होगा तो जो कोई क्वेश्चन मल्टीपल अप्रोच वाला होगा, मल्टीपल डायमेंशन होगा, आपको पॉइंट कलेक्ट करना आसान होगा कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाऊं, प्रियम्बल से क्या उठाऊं, फेडरलिज्म से क्या उठाऊं, फंडामेंटल राइट से क्या उठाऊं, डीपीएसपी से क्या उठाऊं, डेमोक्रेसी से क्या उठाऊं। ये आपको इससे में भी काफी हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज्ड सोचने में। अब आइए हमने एक ओवरऑल चैप्टर देख लिया। तो देखिए पहला चैप्टर यदि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होना चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स, बेसिक डिटेल जो हमको पूरे पॉलिटी में प्लस हमको पूरे एस्से में काम आए। जैसे कुछ पार्ट आपको याद होना चाहिए, कुछ आर्टिकल याद होने चाहिए, कुछ शेड्यूल याद होने चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद होने चाहिए, कुछ केसेस आपको याद होने चाहिए। फिर आपको समझना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशन जब हम समझ लेंगे तो हमें समझना होगा कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जब ये समझ लेंगे तो उसके फंक्शन क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, और ये जब बेसिक ओवरऑल समझ लेंगे देन वी विल इंटर इनटू कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब यहां से एनालिटिकल पार्ट स्टार्ट हम करते हैं, सोचना क्या क्या हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम देखें सबसे पहला एक क्वेश्चन से इमर्ज होता है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 75 साल हो गया, ये कैसे सरवाइव किया जबकि पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो रहे थे। पहला एस्पेक्ट हमको ये समझना होगा। दूसरा एस्पेक्ट हमको समझना होगा कि जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और यहाँ तक सरवाइव किया है उसमें एक अमेंडमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अमेंडमेंट कितने तरह के होते हैं, उसके पॉजिटिव क्या हैं, उसके नेगेटिव क्या हैं। फिर हम लोग को समझना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम जनरली मिक्स्ड बैग कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं। फिर हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट। फिर
अंत में हमको समझना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एब्सोल्यूट पावर जो हम गवर्नमेंट को देने की बात करते हैं क्या वो सही है, और उसको रोकने के लिए एक शब्द आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, उसके टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। तो आपने देखा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का भी एक सिलेबस विद इन अपने मन में एक ध्यान कर लिया, सो दैट यदि मल्टीपल कहीं मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन आए तो मैं अलग अलग जगह से चीजों को उठा सकूं। अब आइए अपने रिवीजन को अब यहाँ से पूरी तरह स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स, आपको कुछ पार्ट्स एकदम टिप्स पे होने चाहिए। जैसे आप पार्ट 1 की बात करते हैं तो यूनियन एंड टेरिटरीज की बात करते हैं, 2 की करते हैं तो सिटीजनशिप की करते हैं, पार्ट 3 की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, पार्ट 4 की करते हैं तो डीपीएसबी की करते हैं, 4A की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। तो ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पार्ट 5 की तो यूनियन की, पार्ट 6 की तो स्टेट की, पार्ट इस तरह आपके पार्ट्स आपको कुछ एकदम टिप्स पे होने चाहिए। मान लें मैं अभी यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पार्ट 18 और पार्ट 20 में क्या था, तो अब मेरा रिवीजन यहीं पे जाके होगा, यहीं पे जाके होगा, ना कि मैं पूरे पार्ट को पूरी तरह देखूंगा, क्योंकि बाकी तो हम रिकॉल कर पा रहे थे। हम उसी तरह अब शेड्यूल पे आ जाते हैं। तो कुछ शेड्यूल आपको ऑलवेज दिमाग में रखना होगा। जैसे हम देखें तो शेड्यूल 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की बात करता है। फिर शेड्यूल 5 ट्राइबल एरियाज की बात करता है। शेड्यूल 6 ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करता है। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। फिर आप शेड्यूल 7 की बात करें तो लिस्ट की बात करता है, जहां आपको फेडरलिज्म में ये बार बार आएगा। शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, ठीक है। शेड्यूल 10 आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन की बात करता है। जब जब एंटी डिफेक्शन डेमोक्रेसी की बात आएगी 52nd अमेंडमेंट के साथ ये आएगा। फिर शेड्यूल 10 हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, शेड्यूल 11 पंचायत, शेड्यूल 12 म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये जब शेड्यूल रहेगा तो एज एविडेंस आपके काम आएगा, आपको आधा नंबर सिक्योर करने में हेल्प करेगा। फिर आगे हम चलें तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, इसमें जमींदारी सिस्टम के एबोलिशन, लैंड रिफॉर्म की बात करता है। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट को कुछ भी अमेंड करने की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, और यही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आगे लीड करता है। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको ध्यान में होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करने की बात करता है। अब यहाँ जो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38, 39, 42, जहां भी डेमोक्रेसी को मुझे बुरे नजर में दिखाना होगा, मैं इन तीनों का यूज करूंगा। एक ब्लैक स्टेन ऑन डेमोक्रेसी है। 38 क्या करता था, प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने की छूट देता था, जो कि नॉन जस्टिसिएबल था। वहीं 39 कहता था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। और 42nd अमेंडमेंट ने तो पार्लियामेंट को इमेंस पावर दे दिया, प्रियम्बल को चेंज कर दिया। फिर 44th देखे तो कर्टेल किया। फिर 52nd एंटी डिफेक्शन आ गया, इसी का अमेंडमेंट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ। 61st आपके एज को क्या किया, 21 से 18 पे ले आए, ठीक है। वोटिंग को क्या किया, अब कम उम्र के लोग भी वोट कर सकते थे 18 के बाद, पहले ये 21 था। उसके बाद 73rd एंड 74th ये आपको ग्रासरूट डेमोक्रेसी की बात करता है। 86 आपको डीपीएसबी से कैसे फंडामेंटल राइट में कन्वर्जन की आप देखते हैं, फंडामेंटल राइट एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है। फिर आप देखें 99 एनजैक आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आप जुडिशरी में यूज कर सकते हैं। फिर 101 आप इकोनॉमिक रिफॉर्म जीएसटी की बात कर सकते हैं। 103 आपको ईडब्ल्यूएस याद होना चाहिए, और 106 विमेन रिजर्वेशन आपको याद होना। तो ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके दिमाग में होगा तो आप बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम्पल में एविडेंसेस में यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े, कुछ केसेस भी आपको दिमाग में होने चाहिए। जैसे संकवी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस 1960, केशवानंद भारती केस 1973, देन आपको राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी 1975, देन मिनर्वा मिल केस 1980, ठीक है, इंदिरा स्वानी केस 1992। ये सब केसेस आपको दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। मैं इसका भी एक लिस्ट आपके सामने जरूर बनाऊंगा।
अब आइए, ये बेसिक चीजों को हमने जब दिमाग में रख लिया, अब देखिए कितनी जल्दी ये सब रिवाइज हो गया। और जो नहीं याद है उसको आप जाके उसको रिवाइज कर लीजिए, उसी का कॉपी खोलिए, उतना ही पार्ट खोलिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम ऑलवेज कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो बताता है ये एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जो क्या करता है, वो एक फ्रेमवर्क बताता है, कैसे गवर्न होगा, सरकार के पास क्या पावर होंगी, उन पे लिमिटेशन क्या होगा, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन कैसे बनेंगे, कानून कैसे बनेगा, किसी भी प्रोसेस कैसे हम फॉलो करेंगे, कोई भी चीज बनाने के लिए प्रोसेस क्या होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सारी बातों को बताता है, एक फ्रेमवर्क बताता है गवर्नेंस का, जिसमें पावर टू लिमिटेशन, ये सारी बातों को उसमें बताता है। और हम देखें किसी भी दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें मोटी मोटी 5-6 बातें ऑलवेज देखने को मिलेंगी, मोटा मोटा एक ऑलवेज उसमें प्रियम्बल, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ऑलवेज ब्लूप्रिंट क्या है, ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा। फिर जो वहां के सिटीजन है उसको क्या राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट, अब डिग्री डिफरेंस हो सकता है बट फंडामेंटल राइट किसी ना किसी फॉर्म में जरूर होगा। फिर सरकार का स्ट्रक्चर क्या है, वहां पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे काम करेंगे, फिर लेजिस्लेटिव कानून कैसे बनेगा, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, जुडिशरी उसको चेक एंड बैलेंस कैसे करेगा। एंड जैसे जैसे सोशल इकोनॉमिक चेंजेस बदल रहे हैं, हमको अमेंडमेंट करने का क्या प्रोसेस हो सकता है। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मोटा मोटा 6 बातें दिमाग में होनी चाहिए। और जब आप डायग्राम भी बनाओ तो इस 6 पॉइंट को डायग्राम पे डालो। आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। तो रिटन, अनरिटन, अनरिटन कहने का मतलब नहीं कि वो रिटन नहीं, बस वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर रिजिड, फ्लेक्सिबल, फिर हम फेडरल, यूनिटरी, फिर डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन, कोडिफाइड, अनकोडिफाइड। तो ये देखिए 5-6 तरह का आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब ये ओवरऑल हमने एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझा। अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें चल रही हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ चुके हैं, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खास बातें क्या क्या है थोड़ा उसको देख लेते हैं। हाँ, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट दिया है, एक स्टेट को भी ड्यूटी दिया इन द फॉर्म ऑफ टीपीएसपी, एक स्ट्रक्चर बनाया है कि भारत में लेजिस्लेटिव होंगे जो कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करेंगे, जुडिशरी इनको चेक एंड बैलेंस करेंगे। तो भारत में तीनों एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रूप में दिया हुआ है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक अमेंडमेंट का प्रोसेस है, जिसमें अलग अलग सिंपल मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी से स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट से आप अमेंड कर सकते हैं। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आम हर कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ये कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। इतना बात कर लेंगे, मोर देन एनफ है। अब सवाल यहां आता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा था, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बन पाएगा कि हम इतने लंबे सर्वाइव कर पाएंगे। और आज जब हम बैठे हैं तो देखते हैं कि हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव, जबकि दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुए। अब फेल हुए उसके कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए, फ्रांस का एग्जांपल ले लीजिए, जो आप देखिएगा 1790s में भी एक बार आया, फिर नेपोलियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर उनका थर्ड रिपब्लिक आया, फोर्थ रिपब्लिक आया, फिर आप जर्मनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन 2 बार चेंज हुआ, फिर आप रसिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो 1924 में, 1936 में, 1954 में, 1977 में, 1993 में यहाँ बदला, पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन बदला। तो हम कह रहे इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें या तो धराशायी हो गए, मतलब कि ये पूरी तरह फंक्शन, कुछ तो कुछ कमी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बार बार बदलना पड़ा, बार बार वो नए नए कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। तो मेजर रीजन क्या हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फेल होने के, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। पहला सबसे बड़ा, वो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया क्योंकि जो फाउंडिंग फादर्स थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूसिव नहीं बना पाए, वहां सारे स्टेक होल्डर के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नहीं था। दूसरा, वो कॉन्स्टिट्यूशन इनफ्लेक्सिबल थे, रिजिड बहुत ज्यादा थे, बदलते सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन में वो बदल नहीं पाए, और इसीलिए जो स्ट्रक्चर था वो बड़ा वीक था, इसीलिए वहां डिक्टेटरशिप, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट आने लगी। और जब ये आने लगी तो क्या हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूशन फेल होने लगे। तो आप इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। अब यही पॉइंट हमारा आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव क्यों कर गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए सर्वाइव कर गया, मोटा मोटा 4-5 बातें याद होना चाहिए।
सबसे पहला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव इन नेचर है। हम कैसे कह सकते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव है? अब इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो देखिए, अब मैं इंक्लूसिव बोला, अब इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल्स क्या? आप देखिए, रिलीजन, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 से 28, हमारा रिलीजन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। दूसरा, आप देखिए कल्चर, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल तीसरा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, आर्टिकल 370, 371 से लेके ए से लेकर जे तक, जो स्पेशल प्रेफरेंसेस अलग अलग जगहों को देता है। आप और क्या बात कर सकते हैं? एसटी, उनके लिए भी शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। हम देखिए कितना हम इंक्लूसिव हैं कि मेनलैंड के लिए अलग बात सोच रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग सोच रहे हैं। आप और आगे चले जाइए, देखिए और क्या हम बात कर सकते हैं? विमेन, जेंडर, जेंडर के लिए देखिए हम लोगों ने क्या किया है। पंचायत में 33% रिजर्वेशन दिया है, पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन दिया है, जॉब में बिहार जैसे जगह में 33 से 35% का रिजर्वेशन है। फिर आगे बढ़िए, तो और क्या क्या हम डाइवर्सिटी की, हम हर कैटेगरी को भी इंक्लूसिव बनाए। जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया, ओबीसी को अलग रिजर्वेशन दिया, एससी को अलग रिजर्वेशन दिया, एसटी को अलग रिजर्वेशन दिया। तो देखिए 7-8 पॉइंट हुआ। इससे तो आराम से लिख सकते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंक्लूसिव है। यहां तक कि लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, 8 शेड्यूल, 22 लैंग्वेज पे हम लोगों ने उसमें दिया हुआ है। इतना पॉइंट लिख लेंगे, मोर देन इसमें 2-4 लिख लीजिएगा, बहुत है। अब दूसरा, क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव कर पाए? अमेंडमेंट का व्यवस्था है। जो बदलता समाज है उसमें हम उसको अमेंड कर पा रहे हैं। और ऐसा भी अमेंडमेंट नहीं किया कि कोई भी कुछ बदल देगा, हमने उसकी भी एक प्रोसेस को बड़ा अच्छे से बनाया है। जैसे एक, यदि नॉर्मल सा कोई अमेंडमेंट है तो हम उसमें सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है तो स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 प्लस ऑफ हाफ ऑफ द जो मेजोरिटी है पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो होनी चाहिए। और जो फेडरल नेचर वाला है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट होगा। तो अगेन हमने फ्लेक्सिबल भी रखा है और रिजिड भी रखा है। और इसका देखिएगा कि हमने अभी तक सक्सेसफुली 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से लेके 2024 तक, अब ये डायग्राम बनाइएगा जहां आप बताइएगा 1951 और यहाँ 2024-25 और इसके बीच में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप को एक बता पाइएगा, एक यहां लिख दीजिएगा, एक यहां लिख दीजिएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरा, ये और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सर्वाइव कर? चेक एंड बैलेंस है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। शेड्यूल 7, देखिए इसलिए मैंने शेड्यूल पहले बताया, हमने एक लिस्ट बनाया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है। चौथा, हमारे देश में इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है। हमारे देश में इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं। एग्जांपल, इलेक्शन कमीशन, कैग, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, सीबीआई, ईडी, ये सब हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करते हैं। तो इन 4 रीजन की वजह से, और सब का मैंने एग्जांपल लिया है, इन 4 की वजह से हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव कर रहा है। और अब आप लिखना चाहते हैं तो फंडामेंटल राइट लिख दीजिए, उसकी प्रोटेक्शन है, डीपीएसपी स्टेट की ड्यूटी है, बट ये 4 पॉइंट आपके पहले आने चाहिए। बाकी फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 6 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इमर्ज यहीं से होता है कि सब जब आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या अमेंडमेंट सही है गलत, क्या अमेंडमेंट का प्रोसेस सही होना चाहिए है, या उसके कुछ फायदे हैं या नुकसान है? तो हमको पता है अमेंडमेंट जब भी बात करेंगे तो 3 तरीके का, सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। फिर कह रहा है क्या इससे फायदा होगा? हाँ, हम देखो ना, जब हम कहते हैं कि अमेंडमेंट से बेनिफिट है, बेनिफिट है, कैसे बेनिफिट है? पहला, कि जो जो अभी समय के अनुसार हमारी हमारी सोसाइटी को नीड है, हम अमेंडमेंट से तुरंत उसको ला के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले आते हैं। जैसे एग्जांपल, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हमने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। दूसरा, हम इससे सोशल जस्टिस, इक्विटी लाते हैं। कैसे? रिजर्वेशन, पहले एससी/एसटी को रिजर्वेशन दिया, फिर लगा ओबीसी की जरूरत है, उनको रिजर्वेशन अमेंडमेंट से लाके दिया, फिर हमको लगा नहीं ईडब्ल्यूएस को जरूरत है जनरल कैटेगरी में, उसको दिया, फिर लगा नहीं और तो विमेन के लिए फिर लेके आ गए हम लोग 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर कह रहा है कि भाई और क्यों अमेंडमेंट? तो कहता है हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना है। देखिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जीएसटी को हमने किया। फिर कह रहा है और कैसे हमको लगता है कि अमेंडमेंट से फायदा होगा? तो फिर कह रहा है कि भाई इसमें हम
और भी अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे हमको थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें और चीजों को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जाके अब रिवाइज कर लेंगे कि एक दो पॉइंट और क्या हो सकता है, ठीक है। बट ये 3 पॉइंट भी है तो बहुत मोर देन एनफ है। दूसरा कह रहा है इसका निगेटिव साइड क्या है। अब निगेटिव साइड क्या है इस बात, अब देखिए ये इसलिए नहीं कि मुझे आता नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको कुछ पॉइंट यहाँ याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको वहां देखना होगा। मुझे तो आता है लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि हो सकता है आपको ये सब दिमाग में नहीं आए, तो आंख नहीं खोल देना है। अब ये आपको जाके बाद में देखना है कि अच्छा यहां पे मैं फंस गया था, मैं यहां देखता हूं। अब कह रहा है कि निगेटिव्स ऑफ अमेंडमेंट क्या क्या हो सकता है। तो निगेटिव्स ऑफ अमेंडमेंट में देखिए हम लोग, तो सबसे पहली बात कि फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट हो रहा है, अभी 75 साल हुआ, 106 अमेंडमेंट हो गए। दूसरा, आप इसको पॉलिटिकल यूज होता है, पॉलिटिकल यूज होता है इसका मतलब कि आप देखिए 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पर्सनल गेन के लिए यूज हो रहा है, तो ये एक गलत है, ठीक है। तीसरा कि जब फ्रीक्वेंसी होती है तो इनस्टेबिलिटी आने की ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं, हर पार्टी अपने अपने अनुसार बदलती रहती है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन सोल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। बट इसका काउंटर है कि इसी के लिए हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो ये भी पार्ट हमने डील कर लिया। अब आगे कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट, तो पहले लिविंग डॉक्यूमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ही है कि जैसे ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग बढ़ता है एक शेप में, साइज में, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल रहा है, ठीक है। जैसे 1950 हम देखें 50 के बाद से आज तक वो बदल रहा है, साइज, शेप में, लेंथ में, ब्रेथ में, सब वे में, कॉम्प्लेक्सिटीज में कह रहा है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि तो सबसे पहले अमेंडमेंट, अमेंडमेंट की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है। आज तक देख लें 1951 से लेकर आज तक 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। दूसरा और क्यों हो रहा है, तो हम देखिए हमारा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, हर दिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मीनिंग चेंज होता है। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, तब जाके कलीजियम का सिस्टम आया, ठीक है। शंकवी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, तो इसलिए आप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की वजह से भी उसमें बदलाव आ रहा है। तीसरा, हम और क्या बात कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट बढ़ ही रहा है, आर्टिकल 21 में हर दिन बढ़ रहा है, डीपीएस भी देखिए हर दिन बढ़ रहा है, उसमें बहुत सारे बदलाव आए। अब 39 ए ऐड हो गया, ठीक है, आप 41 में ऐड हो गया, 43 ए में ऐड हो गया, ठीक है, तो ये सब आप बढ़ रहा है। तो इन सब और साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड नीड्स बढ़ रहे हैं, इसलिए भी हर दिन मतलब अमेंडमेंट्स को ज्यादा हुए, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म, नेचर चेंज हो रहा है अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब एक और यहीं पे क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्स्ड बैग कहते हैं, यूनिक कहते हैं, डाइवर्स कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, तो पहला इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको अलग अलग सोर्स से लिया गया, लेकिन सिर्फ यही एग्जांपल नहीं होगा, इसके और भी बहुत सारे रीजन है। सोर्स अलग अलग से लिया गया है, सोर्स अलग अलग से लिया गया है, और सोर्स में अलग अलग लेने की वजह से आप यूके से हमने अलग लिया है, यूएस से अलग लिया है, यूएस से हमने अलग से कुछ लिया है, यूके से हमने लिया है, हमने कनाडा से लिया है, हमने आयरलैंड से लिया है, हमने अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें ली है, इसलिए भी ये डाइवर्स है, यूनिक है। दूसरा, हमारा इसलिए भी मिक्स्ड बैग है क्योंकि ये लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हर बार बदल रही है। हम तीसरा, हम एक्सपैंड कर रहे हैं फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी को, इन सब वजहों से हम कह रहे हैं कि ये मिक्स्ड बैग है, ये बदल रहा है। और लास्टली हमारा जो टॉपिक इसमें आता है, जहां से हमको जरूर पता होना चाहिए कि हम सरकार को जब इतनी, क्या कुछ हैंड्स में पावर देना जरूरी है, क्योंकि कुछ हाथ में पावर देंगे तो एब्सोल्यूट पावर हो जाएगा और वहां करप्शन का चांसेस या ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट लाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब लिमिटेड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब कि चेक एंड बैलेंस। और इसके लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स है, तो हमारे पास टूल्स बहुत सारे हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, हमारा प्रिडिक्टेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इनके माध्यम से हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मेंटेन करते हैं।
अब ये कितने तरह का होता है? तो दो, एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लीगल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस देखता है, और इसके अपने टूल क्या हो सकते हैं? तो जो लीगल जुडिशियरी के साइड है, जैसे हम क्या देखते हैं, एक हम देखेंगे आपको सबसे पहले कि लीगल एस्पेक्ट में रूल ऑफ लॉ दिखेगा, जुडिशियल रिव्यू दिखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी दिखेगी, और जो हमने कानून बनाया है वो प्रिडिक्टेबल, ऐसा नहीं कि कल बदल जाएगा बहुत ज्यादा, वो एक प्रिडिक्टेबिलिटी है उसमें। वहीं दूसरा साइड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूट, मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट, प्रोसेस को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, चेक एंड बैलेंस की बात कर रहा है। तो देखिए जैसे जैसे प्रोसेस, तो अमेंडमेंट का भी एक अपना प्रोसेस है, फेयर प्रोसेस है, पहले से पता है। दूसरा हम वहां देखें तो चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव के अलग फंक्शन, एग्जीक्यूटिव के अलग है, जुडिशियरी के अलग है। तो इसका मतलब कि इसके माध्यम से हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इलेक्शन, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। तो ऐसा ना हो कि इन प्रोसेस पे कंट्रोल करके वो सत्ता में हमेशा के लिए आ जाए, इसीलिए हमने ये प्रोसेस और सिस्टम बनाया है, जिसमें हम देखते हैं कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह बर्बाद कर दें और हमारे देश में डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियनशिप लेके आए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट है। तो देखिए आपने, हमने एक ओवरऑल कितना जल्दी सब एस्पेक्ट को रिवाइज कर लिया। कुछ पार्ट लगा कि वहां पे वो नहीं पता है, ठीक है, अगेन ये मत सोचिएगा कि हमें नहीं पता है। हम आपके लिए यहाँ पे कुछ चीज भूल रहे हैं और बता रहे हैं कि मान ले आपको चीज बात याद नहीं आई, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अब आपको पता है कि इतने सारे पार्ट में ये 5% हमको याद नहीं है, तो अब आराम से आंख खोलिए, उसको रिवाइज कीजिए, फिर से एक बार उसको अच्छे से आंख में रिवाइज कर लेंगे तो आपका हमेशा होगा, और एग्जामिनेशन हॉल में आपका हाथ बहुत तेजी से बढ़ेगा। मुझे नहीं पता इस पूरे रिवीजन में कितना समय लगा, 12 मिनट या 14 मिनट या 16 मिनट, बट इतने में एक चैप्टर हो जाता है, तो मोर देन एनफ है। तो इस तरह आप रिवीजन कर सकते हैं, फास्ट रिवीजन। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।